दोस्तों दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आपका रॉबी बेनीपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर डिसेबिलिटी सेक्टर की। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हो, आपका कोई फैमिली मेंबर ऑस्ट्रेलिया में आना चाहता है या आ चुका है, या आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो और आपको कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जब आप ऑस्ट्रेलिया में आने की सोचते हो, ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हो, जॉब एक बिकॉज पैसा आना चाहिए, एक्सपेंसेस तो चलते रहेंगे तो पैसा आना चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से कमाया जाए। स्टार्टिंग डेज में आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, मे बी किसी और दूसरे वीज़ा पे आए हो, तो आपको सेटल डाउन करने के लिए, अर्ली डेज की सेटल डाउन लाइफ सेटल डाउन करने के लिए, उसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते, अर्निंग रिसोर्सेज चाहिए होते, जिसमें एज केयर डिसेबिलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट किया जाता है। जिसके साथ भी आप बात करते हो, लोग आपको बोलते हैं कि यार एज्ड केयर में काम कर ले, यार डिसेबिलिटी में काम कर ले, जॉब मिल जाएगी। तो कुछ सिटीज या कुछ स्टेट्स लगा लो, पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हैं जहाँ पे एज्ड केयर का काम बहुत ज्यादा है, जिसमें टॉप पे है एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया में आप किसी वीजे में पे आए हो तो यहाँ पे काम करने के लिए अगर आपको इजी टू फाइंड ए वर्क, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारा काम मिल जाता है। उसके अलावा सिडनी इज वन ऑफ देम, और उसके बाद मेलबोर्न, पर्थ, सभी जगह पे काम है। एज्ड पीपल सभी जगह पे है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी, दे आर आल्सो एवरीवेयर। सो इस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ और कम्युनिटी सर्विस का जो सेक्टर है, इसको जानने की कोशिश करते हैं आज। तो ये सेक्टर है क्या और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं क्यों, और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए और आपको पूरी डिटेल्स में लेके जाऊंगा मैं इसकी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया अपने एज्ड पीपल्स को, अपने पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी, उनको किस नज़र से देखता है। तो मैं इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हूँ और इस इंडस्ट्री को मैं बहुत डीपली एनालाइज कर चुका हूँ अभी तक। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अप्रोच टुवर्ड देयर ओन सिटीजन, उनके सिटीजन की टुवर्ड जो उनकी अपनी अप्रोच है, वो बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज। इवन यूएस, यूके और इन कंट्रीज से जो कि डेवलप कंट्रीज है, उनसे भी बेस्ट अप्रोच है। इन ऑस्ट्रेलिया स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी टू रिसर्च अबाउट देयर कि हाउ टू मैनेज, उनके बिहेवियर कैसे मैनेज किया जाए। एक एज पर्सन का जो बिहेवियर है, एक पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटी जिसकी मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, उसके साथ कैसे मैनेज किया जाए, तो उस पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उस पैसे के इन्वेस्टमेंट से जो रिजल्ट आता है, जहां पे रिसर्च का रिजल्ट आता है, उस रिसर्च से वो ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो मींस जो इन्होंने अपना सिस्टम सेटअप किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, तो इनके लिए वर्किंग इन एज्ड केयर, वर्किंग इन डिसेबिलिटी सेक्टर इज नॉट स्मॉल थिंग। सो दे टेकिंग इट वेरी सीरियस। वन थिंग्स, अगर आपको कहीं से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि एज्ड केयर में काम करना है, डिसेबिलिटी में काम करना है, इट्स नॉट जस्ट गो एंड टेक एंड स्टार्ट वर्किंग। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कहीं पे आप रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने लगे और वहां पे आपको एक दिन की ट्रेनिंग दी और दूसरे दिन आप रेडी टू वर्क हो। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है आप वेटरेस का काम कर रहे हो, 2 दिन, एक वीक की ट्रेनिंग मिली, उसके बाद आप काम कर सकते हो। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आप उबर ईट्स या कोई और ओला चलाओ या कुछ और करो। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो वन थिंग्स यू नीड टू नोट, यू नीड ए ट्रेनिंग, यू नीड ए प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एज केयर और डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट्स। सो यस, तो इसमें ये सेक्टर है क्या। सो लेट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर है क्या, एज केयर डिसेबिलिटी सेक्टर है क्या। तो बेसिकली जब पीपल 70 और उसके अबव एज के हो जाते हैं, उनको हम एज्ड पीपल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में 80 90 100 एज ग्रुप जो है बहुत ज्यादा है लोगों का। पीपल की जो लाइफ की एक रेशियो है जीने की, तो 80 प्लस होके ही वो इस दुनिया से जाते हैं। तो मीन्स इनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस एज ग्रुप में हैं, जिनको हम एल्डरीज या ओल्ड पीपल बोल सकते हैं, तो ओल्ड एज। तो बिकॉज गवर्नमेंट पूरी लाइफ उनमें से एक टैक्स या दूसरे जो फंड्स के रूप में से, या सुपरएनुएशन है यहाँ पे एक सिस्टम जो जिसकी अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, उसके हिसाब से पैसे यहाँ के सिटीजन से लेती रहती है। जैसे आप यहाँ पे आओगे ऑस्ट्रेलिया में और आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो आप टैक्स पे कर रहे होगे, तो उस टैक्स के अलग आगे जाके उसके सब डिवीजन होती है पूरी टैक्स के अमाउंट की, तो वहां से कुछ पैसा वहां पे कलेक्ट होता है, तो वो पैसा आपकी ओल्ड एज के लिए होता है। तो मीन्स गवर्नमेंट ने आपसे पहले, जब आप काम कर रहे थे इस कंट्री में, तो आपसे पैसा लिया है, तो आपकी जो ओल्ड एज का टाइम फ्रेम है उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, तो वो पैसा लोगों का ही होता है, मगर गवर्नमेंट के पास पड़ा होता है। तो जब वो लोग
ओल्ड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट वो पैसा उनको रिटर्न देती है इन टर्म ऑफ सर्विस, तो सर्विस के रूप में वो उनको मिलता है। तो वो सर्विस कैसी-कैसी होती है, तो इसी तरह डिसेबिलिटी सर्विस यहाँ पे नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम है जो एनडीएएस को बोला जाता है, जो पिछले कुछ सालों से इंट्रोड्यूस की गई है ऑस्ट्रेलिया ने। तो मीन्स गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू लुक आफ्टर द पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी। तो उनकी कोई भी किसी तरह की डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उनकी लुक आफ्टर करने के लिए वो अलग से एक पूरा नेटवर्क है, पूरी चेन है, यहाँ पे बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड there is not only job opportunity, there is space, there is pathway to become a provider as well, but अगर आप सीरियस लेके इस काम को करते हो तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एज्ड केयर इंडस्ट्री इज इज बिग इंडस्ट्री बिकॉज व्हाई इज बिग इंडस्ट्री, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे यहाँ की लोगों की जो लाइफ स्पैम है, अगर जैसे मैं पहले बोला कि बहुत ज़्यादा है आम दूसरी कंट्रीज के हिसाब से, तो 70+ अगर हम लगा लें तो उससे ज़्यादा एज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनको रखने के लिए एक एज केयर होम, नर्सिंग एज केयर होम उनको बोला। तो एक चीज़ बड़ी दिमाग में मेरे आ रही है कि यहाँ पे पहले उसको नर्सिंग होम बोला जाता था, मगर अभी उन्होंने एज केयर होम वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर कि हाउ डीपली दे आर थिंकिंग द सिस्टम, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो इन इस एरिया में काम करते हैं लोग, वो कितनी डीपली सोचते हैं इस चीज़ को यार कि उनको होम वर्ड यूज़ किया जाए, नर्सिंग वर्ड वहाँ पे ना यूज़ किया जाए। तो मीन्स आप उस सेक्टर में जा रहे हो, उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू नीड टू नो कि आप उस लेवल के लोगों को सर्व कर रहे हो, जहाँ सिस्टम उस हिसाब से उस चीज़ को सोच रहा है। तो नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग इनटू दैट इंडस्ट्री। सो नाउ एनीवेज़, तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एज्ड हैं, तो उनको उनकी रख-रखाव के लिए, उनकी इमोशनल वेल-बीइंग के लिए, बिकॉज़ अगर एक वो बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं कि खान को खान प्यारा, जो ताकि एक जब हम एक-दूसरे की एज के होते हैं ना, तो उनको उनको उसमें मज़ा आता है रहने में। तो एक ऐसा होम बिल्ड किया गया है जिसमें बहुत सारे एज्ड पीपल रहते हैं, और ज़्यादातर जैसे इटालियंस बहुत पहले से यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रीक्स बहुत पहले से आए हैं, तो उनके अलग से कल्चर को बिलॉन्ग करते हैं। ग्रीक्स नर्सिंग होम होगा, एज्ड केयर होम होगा। इसी तरह इटालियन एज्ड केयर होम होगा, और आने वाले समय में इंडियंस एज्ड केयर होम भी खुलने शुरू हो गए और वो आइडिया डेवलप होने शुरू हो गए हैं। तो बाय द टाइम वी विल बी ओल्ड, तो देयर विल बी मोर एज्ड केयर होम व्हिच इज़ बिलॉन्ग टू इंडियन कल्चर। तो वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो वो एनवायरनमेंट भी वहाँ पे होगा उनको उनकी जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं जो उनको फुलफिल करने के लिए। मगर इसी तरह से जब इटालियन एज्ड केयर होम की हम बात करते हैं, तो इटालियन कैसे रहते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, उनका खाना क्या है, उसके खाने में वही खाना उनको ज़्यादा पास्ता वगैरह मिलता है, ताकि उनको फ़ील हो कि वो अपने घर में ही रह रहे हैं। तो एक वैसा कल्चर डेवलप किया है, कल्चरल ग्राउंड पे वो चीज़ों को देख के अलग से डेवलप करते हैं। तो मीन्स बहुत सारे एज्ड केयर होम हैं, अगर एडिलेड सिटी में ही लगा लिया 150 के आस-पास मुझे लगता है एज्ड केयर होम इस छोटी-सी सिटी में होंगे। तो आप यू कैन कंपेयर के मेलबर्न से 4 गुना बड़ी सिटी है, तो उसमें 4 गुना ज़्यादा एज्ड केयर होंगे, 500-600 एज्ड केयर होम होगा। एक एज्ड केयर होम में 100-200 एम्प्लॉयी काम करता है, अगर एवरेज लगाएँ तो कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। और ये एक स्टेप है, और उसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स क्यों ज़्यादा होती है उसके बारे में भी हम बात करें। तो एज्ड केयर स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एज्ड केयर होम में होता क्या है, ये जानने की कोशिश करें हम सबसे पहले। एज्ड केयर होम में आप उनको अलग-अलग, एक पर्सन की जो डेली लाइफ होती है, सुबह जागता है, सुबह जागने के बाद उसने ब्रश करना होता है, उसके बाद नहाना-धोना होता है, पूजा-पाठ करना होता है, जो भी उनका स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, उसके बाद वो उसने अपना ब्रेकफ़ास्ट करना, ब्रेकफ़ास्ट करे उसके बाद वो थोड़ा खेलना, वॉक करना, जो जो हमारी डेली लाइफ है, उस लाइफ के हिसाब से कुछ लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको उनको सपोर्ट करते हैं उस वर्क एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एज्ड केयर वर्कर और पर्सनल केयर वर्कर्स, जो उनकी पर्सनल सपोर्ट करते हैं, जो एंट्री लेवल की जॉब होती है इस सेक्टर में। उसके बाद उनको मेडिसिन्स भी देनी होती है, बिकॉज़ इस एज में उनको मे बी कुछ सिंपल मेडिसिन्स, थोड़ी बहुत ही मेडिसिन चलती रहती है, ताकि उनकी लाइफ़ की वो एज स्पैन और बढ़ा दिया जाए, उनको और ज़्यादा जीने का मौका मिले। तो उसके लिए उनको मेडिसिन्स देने के लिए तो वहाँ पे एनरोल्ड नर्स की एक जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट होती है। उन्होंने सिर्फ़ मेडिसिन्स देनी होती है। उसके अलावा एज केयर होम में एक नर्स
जब एक से ज़्यादा नर्सेज़ होती हैं जिन्होंने जो इंजेक्शंस भी दे सकती हैं और इमरजेंसी में और पेपर वर्क सब कुछ उस पे काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो उनकी बॉडी को, उनके मस्कुलर सिस्टम को, उनकी इमोशनल वेलबींग को देखने के लिए अलग से, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को देखने के लिए अलग से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। तो मीन्स उनकी ह्यूमन लाइफ के साथ कितने हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी के साथ रिलेटेड कोई ना कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। तो द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग टू टेक केयर ऑफ दोज़ पीपल, जो भी एज्ड केयर में रह रहे होते हैं। अगर आप हंड्रेड्स या 50 रेजिडेंट्स भी आप लगा के चलो वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो कितने आप इमेजिन कर सकते हो कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं। उसमें शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे, 4 आवर्स की होती है, 5 आवर्स की होती है, 6 आवर्स की होती है, 7 से 8, 9 टू टिल 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो मीन्स इसमें प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप एज्ड केयर डिसेबिलिटी में काम करते हो तो आपको शिफ्ट वर्क मिल सकता है। आप यहाँ पे आते हो, अपने बच्चों के साथ आते हो, बच्चों को स्कूल में पिक करना है, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको वो टाइम फ्रेम चाहिए। तो जो मोस्टली जॉब जो होती है 9 टू 5 होती है, तो वो बच्चों को पिक ड्रॉप करने में, एडजस्टमेंट करने में वेरी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ के हिसाब से जॉब्स पिक कर सकते हो, तो आपको हेल्प मिलती है उस हिसाब से। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा ऐसे हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, बहुत सारे लोग। तो सर्विस है, हेल्प करनी है लोगों को। इसी तरह डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी किसी ऐज की भी हो सकती है, वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उनकी नीड्स डिफरेंट होती है। बच्चे ने खेलना भी है, अगर वो जवान है तो उसने मूवीज़ भी देखनी है। ओल्ड पर्सन की जो नीड्स है डिफरेंट होती हैं। तो मीन्स उनके लिए काम करने की स्किल्स किस तरीके से उनको हेल्प करनी है, उसकी स्किल्स डिफरेंट है, उसकी स्टडी डिफरेंट है, तो एवरीथिंग। तो व्हाइल ये सब मैं उस सेक्टर के बारे में जब बता रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जब आप सेक्टर में आप एंटर होने की कोशिश कर रहे हो, जब आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, तो आप सिर्फ़ ये चीज़ पे फ़ोकस मत करो कि मुझे जॉब मिल जाएगी और इतने डॉलर मुझे आने लगेंगे। तो वो आप राइट वे नहीं इसको स्टार्ट करने से सोच रहे। इसको आप इस सेक्टर में एंटर होने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैं करूँगा क्या वहाँ पे जाके? आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? तो ये थोड़ा-सा एक ओवरव्यू मैं आपको एनवायरनमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एज्ड केयर में कैसा एनवायरनमेंट होता है, डिसेबिलिटी सेक्टर में कैसा एनवायरनमेंट होता है। सुबह उनको आप हेल्प करते हो बेड में निकलने की, उसके बाद शावर देते हो, शावर देने के बाद उसको ड्रेस अप करते हो, ड्रेस अप करने के बाद उसको खाना खिलाते हो, खाना खिलाने के बाद मेबी उनको टॉयलेटिंग करवाते हो, उनके पैड्स चेंज करते हो, पैड्स वेयर करते हैं, वो जैसे बच्चे के नैपी होता है उसको हम पैड्स बोलते हैं, जो एडल्ट वेयर करता है उसको पैड्स बोला जाता है। मगर नॉट ऑल ऑफ देम, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ मैनेजेबल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको आप हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ़ गाइड करने की ज़रूरत तो होती है या सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप अगर आपके पास आप 2 लोग काम करते हो, आपके पास 10 रेज़िडेंट्स हैं, 10 लोगों की लुक आफ्टर कर रहे हो आप 8 आवर्स की शिफ्ट में, तो मेबी आउट ऑफ 8 जो 10 रेज़िडेंट्स आपके पास है, उसमें से मेबी 2 लोग ही हैं जिनको आपने पैड चेंज करने में हेल्प करनी है, द रेस्ट दे कैन मैनेज बाय देमसेल्फ। तो ऐसा होता है। इसी तरह डिसेबिलिटी का होता है। डिसेबिलिटी में जब आप काम करते हो, वो मेबी यंग है, जो उसकी एज 70 प्लस नहीं है, ओल्ड कैटेगरी में नहीं आता, मगर वो डिसेबल है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, थोड़ी बहुत ही डिसेबिलिटी है, फिज़िकली डिसेबल है। वो फिज़िकली डिसेबल है तो व्हीलचेयर पे बैठा है, मगर वो नॉर्मली एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमारी तरह सोच सकता है। तो उसने मूवी भी देखनी है, उसने बाहर घूमने के लिए भी जाना है, तो उसको घुमाने के लिए आप उनकी जो कंपनी होगी, वो उसने आपको गाड़ी प्रोवाइड करवाई होगी, तो आप उसको लेके जाओगे बाहर घूमने के लिए कहीं, मार्केटिंग में भी जाना है, मार्केटिंग करने के लिए जाना है, कुछ खरीदने के लिए जाना है। तो सब जैसे हम नॉर्मल जीते हैं वैसी लाइफ़स्टाइल होता है, तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं जो डिसेबिलिटी का सेक्टर का जॉब होती है। होम एंड कम्युनिटी सर्विसेज़ की जॉब होती है जिसमें लोग अभी अपने घर में रह रहे हैं, वो किसी एज्ड केयर होम में शिफ्ट नहीं हुए, मगर उसके घर में वो स उनके बिकॉज़ उनके बच्चे हैं जो मेबी वो उनके साथ नहीं रह रहे, और मेबी उनके पास टाइम नहीं है उनको हेल्प करने के लिए, मेबी दे आर नॉट फीलिंग सो कंफर्टेबल टू हेल्प देम, कि फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को खुद शावर देना गुड फील नहीं करते, थोड़ा हार्ड फील होता है, तो वो दे हायर पीपल, तो आप उनके घर में जाते हो 4 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए, उनको शावर में असिस्ट करते हो। वो पर्सन शावर खुद ले रहा है, मगर वो शावर लेता-लेता बाथरूम में गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। तो आप वहाँ पे सुपरवाइज़ कर रहे हो कि अगर वो गिर गया तो आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सको। तो और उनसे सब्ज़ी काटने में वो अपना हाथ काट सकते हैं।
ड्यू टू उनकी एज के हिसाब से, तो मीन्स आपको आप वो जहाँ पे हाई रिस्क है वो काम उनको हेल्प करते हो। मेडिसिन्स चूज़ करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकेशंस है जो सुपरविज़न में उनको दी जाएगी और वो अंडर लॉक है, तो ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए जो उनसे किसी का लिड ओपन नहीं कर हो रहा है जो चीज़ का, जब उसकी जो गार्डनिंग करते हैं उसमें हेल्प थोड़ी बहुत करनी होती है, तो ऐसे काम होते हैं जिसको बोलते हैं होम एंड कम्युनिटी सर्विसेज। तो आप उनके घर में जाके सर्विस करो, तो मीन्स दीज ऑल एरिया, ऊपर इसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विसेज, मीन्स हम गोइंग आउट एंड कम्युनिटी में हम सर्विसेज देते हैं। और उसके अंडर आ जाता है एज्ड केयर, उसके अंडर आ जाता है डिसेबिलिटी, उसके अंडर आ जाता है होम एंड कम्युनिटी। ये 3 डिफरेंट एरिया हैं जिसमें आप आगे सब डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को। तो उसकी अलग-अलग स्टडी है, अलग-अलग उसके सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, तो ये तो है होल सेक्टर। तो नाउ हम आते हैं कि अगर इसमें आपने जॉब करनी है, अगर आप जॉब करोगे तो आपको मिलेगा क्या? तो सैलरी इन टूवर्ड्स सैलरी क्या मिलेगी? इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि सैलरी कैसे मिलती है। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको इस जॉब में एंटर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, वो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ अपनी सैलरीज़ या अपनी जॉब उनको कोई और नहीं मिलती है, तो वो सोचते हैं कि इन मीन टाइम चलो ये कर लेते हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें है कि इस जॉब अपॉर्च्युनिटी जो है, जो एरिया है, इसमें बहुत कुछ है आगे जाके। इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप आगे जाके। तो अगर आप उसको शुरू से ही उस तरीके से लो, सीरियस लो, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म गोल के आप 1 साल कर लेते हैं, 6 मंथ कर लेते हैं, तब तक मैं अपने सेक्टर में काम कर लूँगा। मेबी आपका आईटी का सेक्टर हो, मेबी आप किसी और सेक्टर में आप जॉब ढूँढना चाहते हो। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, मोस्ट ऑफ पीपल आप कमेंट्स करके भी बता सकते हो, मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करते हो। हार्डली कोई होता है कि वो ज़ीरो से ना स्टार्ट करता हो। आप इंडिया में चाहे कितना भी अच्छा काम करते थे, कुछ भी करते थे, आपको यहाँ से आके एक बार वो नीचे से, ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपकी लाइफ़। तो उस समय अगर आप अपनी पीछे वाली जो पास्ट वाली लाइफ़ उसको अपने दिमाग में कैरी करते रहोगे कि मैं वहाँ पे चेयर पे बैठा था और मुझे बैठे एक बेल दबाने पे पानी का ग्लास आ जाता था, वो यहाँ पे नहीं होने वाला। तो वो तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको खुद ही उठ के, चाहे आप यहाँ पे किसी कंपनी को रन करते हो, खुद ही उठ के आपको अपना पानी का ग्लास पिक करना पड़ेगा। वो तो यहाँ का लाइफ़स्टाइल है। तो वो चीज़ें आपको किल करती रहेंगी मेंटली, आपके अंदर वो आपको हार्म करती रहेंगी, आपको बैड फ़ील कराती रहेंगी, क्यों ऑस्ट्रेलिया आया? क्यों मैं यहाँ पे आया? क्यों मैंने यहाँ पे आने का चूज़ किया? बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी जो इंडिया में थी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी जो इंडिया में कभी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी आ गए हो, अभी डिसाइड डिसाइड कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में आना है, अभी ऑस्ट्रेलिया में आने का फाइनल हो चुका है। अभी आपने फाइनल करना है कि इस सेक्टर में हमने काम करना है। तो मेंटली प्रिपरेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप मेंटली इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। मैं इसमें जाके किसी को शावर भी दूँगा, किसी के बाल भी फिक्स करूँगा और किसी को ड्रेस अनड्रेस में हेल्प करूँगा, किसी को मैं टॉयलेटिंग में हेल्प करूँगा, फीडिंग करूँगा और उसके साथ बैठ के उनकी बातें भी सुनूँगा। तो बहुत सी, जब आपको कोई बोलता है ना बाहर से, तो बोलता है कि यार एज्ड केयर में काम कर लो, बहुत सारी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये वो पर्सन बोल रहा है जो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में, या उसका कोई जानने वाला कर रहा है। उसके बाद एक दूसरा पर्सन फिर आपको मिलता है, वो आपको बोलेगा कि यार नो, एज्ड केयर में क्या काम करना है, यहाँ पे किसी लोगों की टॉयलेट साफ करनी पड़ेगी। ये वो पर्सन बोल रहा है जो खुद कामयाब नहीं हुआ, जो खुद काम नहीं करना चाहता, या उसको खुद को वो अपनी फीलिंग रिएक्ट कर रहा है। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक पर्सन की पूरी, एक ह्यूमन लाइफ़ की पूरी लाइफ़ में अगर एक पर्सन टॉयलेट पे कितना टाइम स्पेंड करता है, 10 मिनट करता होगा, 20 मिनट्स करता होगा। तो अगर आपके पास 10 रेज़िडेंट्स हैं, तो उस 10 रेज़िडेंट्स में आप 8 आवर की शिफ्ट कर रहे हो। 8 आवर की शिफ्ट में अगर उसमें से 10 में से 8 लोग जो खुद सेल्फ टॉयलेटिंग करते हैं, खुद जाते हैं, तो आपको बचे 2। तो 2 में से 8 आवर्स 24 आवर्स का क्लॉक होता है। तो वो 8 आवर्स में वो दोनों आपकी शिफ्ट में ही थोड़ी टॉयलेट जाएँगे, तो हो सकता है वो दूसरी शिफ्ट में जाए, हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि आपको टॉयलेटिंग करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े, मगर वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स वगैरह सब कुछ होता है। सो शुडन्ट टेक दैट मच सीरियस। बहुत सारे
लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये करना पड़ेगा, नहीं ये बहुत छोटा-सा पार्ट है। आप इस चीज़ को सोच के देखो, आप एक ओल्ड पर्सन जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता चुका है, अभी वो ओल्ड है, 70 प्लस इयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस है। आप उसके साथ उस समय पे आके बैठ के बात कर रहे हो, जब उसको आप खाना खिला रहे हो, जब ऐसे उसके साथ बैठे हो, खाना खिलाते तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, हमारे पेरेंट्स बोलते थे। वैसे जब आप उसके साथ बैठ के टीवी देख रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो वो अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। जो लाइफ़ आप जीने वाले हो इन फ्यूचर यहाँ पे, उसके बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन वो पर्सन दे देगा। आपके पास अपॉर्च्युनिटी है उन लोगों के साथ बैठ के उनकी लाइफ़ स्टोरीज़ सुनने की, और वो कहाँ-कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की था, जो वो खुद आप अपनी लाइफ़ में ना करो। तो मीन्स आपको पैसे मिल रहे हैं, और पंजाबी में बोलते हैं नाले पुन्न नाले फलियाँ। सो आपको वो आप एक एक सर्व भी कर रहे हो और साथ में आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। उस चीज़ को आप नोट्स करके देखिए, और आप कैन इमेजिन कि जब मैं ओल्ड होऊँगा अपनी लाइफ़ में किसी स्टेज में, तो मैं अपने ओल्ड एज को कैसे कैरी करना है। तो वो आज से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के चलोगे, तो आपको वो काम बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि हाँ, एज्ड केयर सेक्टर में काम नहीं करना चाहिए, तो दे फेल टू मैनेज दैमसेल्फ, वो खुद को मैनेज करने में फेल हो गए हैं, अपनी मेंटल स्टेट को मैनेज करने में फेल हो गए हैं, इसीलिए उनको उस चीज़ से बैड फील हो रहा था, स्मेल आ रही थी। तो हो सकता है आपको वो चीज़ फील ना होती है। बहुत सारे लोग हैं अपने पेरेंट्स को, या अपने एल्डर्स को हेल्प करने में, उनको सर्व करने में, उनको उनको सपोर्ट करने में खुशी महसूस करते हैं, और बहुत सारे हमारे कल्चर में जो उनको उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए, उन ओल्ड एज को उनको नहीं सँभालते, तो हर एक की अपनी कल्चर बैकग्राउंड होती है, फैमिली की कल्चर बैकग्राउंड होती है, उसी हिसाब से वो अपने हिसाब से आपको सलाह देते हैं। तो नाउ फर्स्ट थिंग्स कि आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए। तो अब आप मेंटली तैयार हो गए, तो उसके बाद आपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर चूज़ करना होगा। तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर चूज़ करने के लिए आपको क्या सोचना चाहिए? दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट वहाँ पे, बिकॉज़ दिस इज़ अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आपको होता है कि हमने एक शिफ्ट भी करनी है, ये काम भी करना है, तो हमें सर्टिफ़िकेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जल्दी में मत भागो भैया, जल्दी में अगर भागोगे तो आप आगे जाके नुकसान खाओगे। हम शॉर्टकट से बाज़ आ जाना चाहिए, हमें शॉर्टकट से बाज़ आ जाना चाहिए। हम शॉर्टकट की ओर ढूँढते हैं, भागते हैं। आपको उस समय वो लगता है कि यार ये ईज़ी था, शॉर्टकट हमने कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया। बहुत आउट ऑफ मैनी कुछ उसको उसका बेनिफिट्स भी ले जाते हैं, मगर हो सकता है आप उन लकी में से ना हो, तो शॉर्टकट मत अपनाओ। तो इसमें एक तो ये, बिकॉज़ आप किसी ह्यूमन बॉडीज़ के साथ डील कर रहे हो, वो किसी के एक पर्सन जो 70 प्लस है, 80 इयर्स ओल्ड है, वो किसी का पेरेंट है, किसी का दादा है, किसी की दादी है, जिनकी आप लुक आफ्टर कर रहे हो। अगर आपको प्रॉपर स्किल नहीं आती, तो आप उनकी लाइफ़ को रिस्क में डाल सकते हो, द पर्सन कैन डाई एज़ वेल। सो आप किसी लाइव्स के साथ आप डील करोगे जब आप वर्क एनवायरनमेंट में जाओगे, तो मीन्स उसके लिए आपको बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए। तो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर आपने चूज़ करना है। तो आपके पास आप जाओ, उनके साथ बात करो, और ट्राइंग टू थिंक कि हाँ, हमने इनसे ट्रेनिंग लेनी है या नहीं? क्या कैसे ट्रेनिंग देते हैं? उनके ट्रेनिंग रूम में कितने इक्विपमेंट्स हैं? क्या-क्या क्लासेस हैं? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारा इंडियंस का क्या है कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। हमें होता है कि ऑनलाइन ही मिल जाए, घर से जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ खुद करके देखोगे ट्रेनिंग में, तब आप जाके रियल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से कर पाओगे। तो जहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स आपको ऑनलाइन करवा रहा है सिर्फ़, तो do not choose them. Of course, choose only the people they helping you to, and the प्रैक्टिकल करवा के भेजें वो आपको वर्क प्लेस वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में। तो ये सभी चीज़ें, और फीस अगेन, हम क्या सोचते हैं कि फीस के ग्राउंड पे हम सोचते हैं कि इस कोर्स को, हाँ, ये ज़रूरी है कि हम नए-नए आए होते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं, और उस फंड्स को हम बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट हम करना चाहते हैं। मगर इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लेस इन्वेस्ट करोगे तो आपकी ट्रेनिंग भी वीक होगी, बिकॉज़ आपका दिया हुआ पैसा ही आगे उनके एम्प्लॉइज़ को मिलेगा, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप अच्छा पैसा दोगे, अच्छी फीस दोगे, तो आपको ट्रेनिंग भी अच्छी मिलेगी। तो मीन्स फीस इट शुडन्ट बी, जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर को चूज़ करते हो, आप फीस के ग्राउंड पे मत चूज़ करो। वो ट्रेनिंग कैसे देता है, उस पे ग्राउंड पे चूज़ करो। उसकी ट्रेनिंग देने का तरीका क्या है, उस पे चूज़ करो।
तो आपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने ये कोर्स मिनिमम 4-5 मंथ्स से कम में नहीं होता। अगर आप जल्दी में करके काम पे चलना चाहते हो, तो भूल जाइए आप, मेबी आपको कहीं न कहीं सर्टिफ़िकेट ऐसे भी हैं, सर्टिफ़िकेट भी मिल सकता है, मगर आगे जाके आप जॉब करोगे तो आप वो अगर उसको पूरे 1 साल के आप पूरे सर्कल को कैलकुलेट करोगे, अगर आप कहीं से सर्टिफ़िकेट ले लेते हो और वो सर्टिफ़िकेट आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी, ऑनलाइन ले लिया आपने, मगर वो सर्टिफ़िकेट के बेस पे आपको जॉब भी मिल गई, मगर आपको वो उतनी जॉब नहीं मिल रही है। 1 वीक में जो एक प्रॉपरली ट्रेनिंग लेके आया है पर्सन, उसको 1 वीक में 30, 30 और 40 आवर्स मिल रहे हैं काम करने को, बिकॉज़ आपके पास अच्छी स्किल नहीं है, आपको उस समय ही बुलाया जा रहा है जब उनके पास कोई रास्ता नहीं है जॉब पे, कोई और एम्प्लॉयी नहीं है अवेलेबल, बिकॉज़ दे आर नॉट कंसिडरिंग यू द बेस्ट स्किल्ड एम्प्लॉयी। तो आपको 20 हार्डली 20 आवर्स मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक पर्सन जो प्रॉपर्ली स्किल्ड होके आया है, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेके आया है, उसको इनफ आवर्स मिल रहे हैं पर वीक काम करने के, आपको कम मिल रहे हैं। तो आपके अगर 10 आवर्स, 5 आवर्स भी पर वीक आपके कम मिल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर उसको आपको कैलकुलेट करोगे, तो आप कितना पैसा 1 साल में लूज़ करके तो वो वहाँ पे अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग ले लेते तो आप एट द एंड उससे ज़्यादा बचाओगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। सो डोंट थिंक यू आर लूजिंग योर टाइम, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। इफ यू आर लर्निंग प्रॉपर वे यू विल गेट मोर। सो नाउ आपने ट्रेनिंग कैसे लेनी है ये आपका क्लियर हो गया और उसके बाद इस इंडस्ट्री में जो जो पे स्केल है वो 21, 22 आई थिंक आज की दिन डेट में 23 से इज़िली स्टार्ट होता है। $30 तक अ, आपको पैसे मिल जाते हैं पर आवर। डिसेबिलिटी सेक्टर में आप काम करते हो, कुछ लोगों को $32 तक भी मिलते हैं। आपकी ग्रेड्स है, फर्स्ट 600 आवर्स जब आप काम कर लेते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपका नेक्स्ट ग्रेड हो जाता है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज़ हैं यहाँ पे जो आपको हायर करेंगी। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे आपको डिफरेंट नर्सिंग होम में बैकअप के लिए एज़ ए एम्प्लॉयी वहाँ पे भेजेंगे और कुछ एज्ड केयर होम और डिसेबिलिटी होम आपको सीधा हायर कर लेंगे। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इस इंडस्ट्री में बहुत सारी हैं और कैसे जॉब अप्लाई करनी है, कैसे ये सब एक पूरा तरीका है। रेफरेंसेस वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जब वही बात मैं कर रहा हूँ जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है? नर्सिंग होम उसी को हायर करते हैं, जिस प्रोवाइडर के जब आप सर्टिफ़िकेट लेके जाओ किसी नर्सिंग होम में, एज्ड केयर होम में सॉरी टू से एज्ड केयर होम बोलना चाहिए। एज्ड केयर होम में किसी में अपना सर्टिफ़िकेट लेके जाओ, वो सर्टिफ़िकेट किस ऑर्गनाइज़ेशन है? ऑनलाइन ऑर्गनाइज़ेशन है जो सर्टिफ़िकेट देने वाली है, वो सर्टिफ़िकेट किसी उस ऑर्गनाइज़ेशन से लेके आए हो, जिस ऑर्गनाइज़ेशन की रेपुटेशन बिल्ड हुई है उस एरिया में, उस सेक्टर में, तो उसको वो प्रेफ़र करते हैं हायर करने में। सो अगेन जब आप किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर को चूज़ कर रहे हो तो डोंट चूज़ एज़ ए बेस्ड ऑन फीस, चूज़ बेस्ड ऑन द सर्विस दे आर ऑफरिंग। तो सर्विस उनकी कैसी है उसके हिसाब से चूज़ करोगे तो आप आगे जाके उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो भई अगर आप चाहते हो एज्ड केयर इंडस्ट्री में काम करना तो इस इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा काम है। आपने जाके ओल्ड पीपल्स को लुक आफ्टर करनी है और लुक आफ्टर करते आपने 8 आवर्स की फ्लेक्सिबल जो नॉर्मल शिफ्ट होती है मगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 4 आवर्स की भी है, 5 आवर्स की भी है। इसमें पे स्केल है जो इसकी सैलरीज़ हैं वो $23 पर आवर प्लस से स्टार्ट हो जाती है, 32 तक भी चली जाती है। और जो बहुत अच्छा काम करते हैं 35 भी जब आप टीम लीडर बन जाते हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, आगे जाके आप क्या कर सकते हो इसमें, आप व्हाइल आप स्टडी कर रहे हो बिकॉज़ आप उस वर्क एनवायरनमेंट में तो आप एनरोल नर्स का कोर्स कर सकते हो, रजिस्टर नर्स का कोर्स करते हो, रजिस्टर नर्सेज़ की जो सैलरी है $50 प्लस के आस-पास रहती है, एनरोल नर्स की सैलरी है जो $35 आस के पास के प्लस आस-पास रहती है। उन्होंने सिर्फ़ उनकी जो जॉब टाइप है वो चेंज हो जाती है, उन्होंने मेडिसिन्स देनी होती हैं, सिर्फ़ लुक आफ्टर करनी होती है। मेडिकेशन एरिया की और इसके अलावा और बहुत सारा एरिया है जहाँ पे जाके आप इन फ्यूचर कहीं न कहीं ग्रो कर सकते हो और इसीलिए इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्च्युनिटी ऑल द टाइम अवेलेबल रहती है। तो आप बिकॉज़ लोग आते हैं इसमें 2-3 साल काम करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाते हैं। फिर और लोग आ रहे होते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाते हैं। लोग कीप मूविंग तो आप 2-3 साल काम करोगे, 1 साल काम करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे आप मूव हो जाओगे। तो वहाँ पे आपकी जगह पे एक स्पेस बन जाएगी, उस स्पेस के लिए वो और उनको पर्सनल केयर असिस्टेंट चाहिए होगा। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में जॉब है, बहुत ज़्यादा जॉब है आज की डेट में और हर समय रहेगी बिकॉज़ पीपल एज्ड होना नहीं रुकेंगे। और पीपल लिविंग विद अ डिसेबिलिटी और
बर्थ जो जन्म हो रहा है डिसेबिलिटी के साथ उनकी गिनती कम नहीं हो रही है, ज़्यादा भी नहीं हो रही है, उस डाटा पे मैं नहीं जाना चाहता। मगर चाहते हैं कि ना हो मगर एज्ड लोग जो यहाँ पे हैं, उनकी गिनती कंटिन्यू चलती है और वो चलती रहेगी इसलिए वहाँ उस सेक्टर में जॉब ऑल द टाइम अवेलेबल रहेगी। नो मैटर कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है मगर इस इंडस्ट्री में जॉब कभी भी इवन कोविड के दौरान भी कम नहीं हुई। तो अगर आपने ये सोच रहे हो कि एज्ड केयर में काम करना है, तो आपके पास कोई और क्वेश्चन है और कुछ आप और पूछना चाहते हो जो इस के साथ रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। आपका पर्टिकुलर जो आपका अपना जो एरिया होगा, उसके रिलेटेड। अगर आप दूसरी एक बात और मुझे लगता है आपके दिमाग में आ रही होगी कि व्हाइल आप इन इंडिया कि जब आप इंडिया में हो, क्या वहाँ से जो स्टडी कर सकते हो? ये डिफरेंट प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर है, कुछ लोग आपको वहाँ से एनरोल कर सकते हैं, कुछ नहीं एनरोल कर सकते। तो अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं दे सकता। आई हैव मेरे पास वो क्वेश्चन का आंसर है मगर मैं उस पोज़ीशन पे खड़ के बात नहीं कर रहा जहाँ पे मैं उसका आंसर कर सकूँ। तो मगर हाँ, इसके लिए आप वन टू वन की काउंसलिंग होगी उसके साथ और मेरे साथ भी बात कर सकते हो। बट यूजुअली यही होता है कि आप जब यहाँ पे आओ तो आके आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो और 2-3 महीने यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे उबर ईट का काम है, जब आप आते हो उबर ईट कर सकते हो और उबर ईट के साथ और कुछ काम कर सकते हो, जो सर्वाइवल के लिए आपके चलता रहे और उसी मीन टाइम में बिकॉज़ उबर ईट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। उबर ईट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि उबर ईट में फ्लेक्सिबिलिटी आपका आप क्लास लो जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, तो जो फ्री टाइम है उसमें उबर ईट करो जिससे आपका सर्वाइवल चलता रहेगा। इतने में 3-4 मंथ्स में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो देन यू कैन स्टार्ट वर्क इंटो द इंडस्ट्री। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ये समझने की कि ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर इंडस्ट्री क्या है? क्या आपको इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहिए, काम करना चाहिए? अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।